तो जय हिंद फ्रेंड्स, अब हम पढ़ लेते हैं पेज नंबर 39 से। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ेंगे क्योंकि हमको है ना सारा कुछ रिवाइज करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 पेजेस को पढ़ना है अपने को विद इन 20 मिनट्स। तो 4 पेज हमको तकरीबन 10 मिनट में पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ तक पढ़ना है। कहाँ तक? कुछ यहाँ तक, पेज नंबर 46 तक हमको पढ़ना है। तो फटाफट से शुरू करते हैं, है ना। तो इनको बहुत ज़्यादा तो रीड नहीं कर पाएंगे, 4 पेजेस पढ़ने हमको, और है ना। तो हम सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया लेंगे। देखो यहाँ पे सूचना का कुछ प्राक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता बताएगी। ये हमारी प्राक संक्रियात्मक विशेषता जो दूसरी अवस्था है ना, पीआई सिद्धांत की दूसरी अवस्था, उसकी क्या क्या विशेषता है? तो सूचकता का विकास है, शब्द वस्तु प्रतिमा चिंतन का इस्तेमाल है, चीज़ों के लिए किया जाता है। और सूचकता में कुछ यहाँ पे प्राक संक्रियात्मक जैसे खेल हो गया, नाटक हो गया, कहानी कविता हो गया, संप्रति हो गया, संकेत चिन्ह हो गया, ये इसकी विशेषता है। प्राक संप्रत्यात्मक कुछ प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था की सीमाएं क्या हो जाती है? आत्म केंद्रित जीवाद, स्वयं से बातें करना, स्वयं केंद्रित चिंतन तथा सचिंतन केंद्रीकरण, नौ गोलियों का सिद्धांत, नौ गोलियों का प्रयोग आ जाता है, अहंभाव वगैरह आ जाता है। उसके बाद कुछ अंतर्देशीय अवधि की हो जाती है, इनमें 4 से लगाकर 7 साल की अवधि अंतर्देशीय अवधि कहलाती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? ये जो है ना दूसरी अवस्था की दूसरी स्टेज है। इसमें ना घटा है, गुणा है, भाषा है, सामाजिक है, विपरीत क्रिया है। जैसे 4+8 हो जाता है, 4+4 8 होते हैं, और 16 को 2 में भाग दोगे तो 8 आ जाते हैं। यह नहीं समझ पा रहा है ना, विपरीत वाले गुण नहीं आते इसमें। दूसरी अवस्था में ये नहीं आता। ठीक है, और उसके बाद प्रधान क्रम में ऊपर नीचे के क्रम में वर्गीकरण का अभाव आ जाता है। और ठोस एक तीसरी अवस्था आ गई। दूसरी अवस्था की हमने दोनों अवस्था पढ़ ली, अब तीसरी अवस्था पर आ गए। तीसरी अवस्था में क्या होता है? तीसरी अवस्था में बच्चा लंबाई है, भार है, पंक्तिबद्धता है, और विपरीतीकरण है। अभी सिर्फ टेक्निकल शब्दों को पढ़ेंगे अच्छे से क्योंकि रिवाइज करें। क्रमिकता है, बहुविध है, विपरीत योग्यता है, जटिलता है, वर्गीकरण है, पलटन है, दृष्टिकोण को महत्व देना है, दिशाओं का ज्ञान है, मतलब दूसरों के दृष्टिकोण को, संरक्षण की समझ, लंबाई जोड़े, क्षेत्रफल, यथार्थ का ज्ञान है, वर्ग समूह योग्यता, ये सारी चीजें आ जाती है। विकेंद्रीकरण प्रारंभ में क्या होता है? विकेंद्रीकरण प्रारंभ में यथार्थवादी व व्यवहारिक बन जाते हैं सारे विकेंद्रीकरण प्रारंभ में। अच्छा, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था के बारे में बता रहे कि विकेंद्रीकरण प्रारंभ आ जाता है। इसमें स्थानिक सोच है, स्थान विस्तार समझ, और दिशा नक्षों की समझ, ये सब आ जाते हैं। कमी में क्या 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 आता है? ठोस मूर्त वस्तु पर चिंतन कर पाना। अच्छा, ये इसकी कमी होती है, सिर्फ इन पे चिंतन कर पाता है। अब देखो चौथी अवस्था में क्या था? चिंतन में वास्तविकता आ जाती है, विकेंद्रीकरण पूर्णता हो जाता है, और परिकाल्पनिक निगम बना जाता है, और मैकडूगल एक वो पेंडुलम समस्या का हल हो जाता है। इसमें मतलब हल है, 4 परिकल्पना है। उसके बाद अमूर्त चिंतन आ जाता है, अपसारी चिंतन है, स्थानांतरण की योग्यता आ जाती है, परिकल्पनात्मक और निगमन तर्क आ जाती है। थोड़ा सा अपन स्किप करते हुए चल रहे हैं ना, मेन बातों को पढ़ रहे हैं। अब क्या हो जाता है कि इसमें स्थापनात्मक सोच आ जाती है, काल्पनिक श्रोता है, व्यक्तिगत निजी गाथा है, ये सारी भावना बच्चे में आ जाती है। और अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, इसको सूच का समग्रता के स्टालवाद प्रतिवाद कोहलर 1917 में पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ एप से, यानी वही लंगूरों की है ना, और कोफ्ता सुल्तान नामक चिंपैंजी पर के नायब पर किया था। गुड के अनुसार आकस्मिक तात्कालिक स्थायी ज्ञानी सूच कहलाता है, और वुडवर्थ के अनुसार अच्छा नेचर नहीं सूच कहलाता है। अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, पूर्ण अनुभव, प्रयास, त्रुटि है, क्षमता है, अनुभव, ये सारे अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाली चीजें। सिद्धांत के मुख्य नियम क्या? समता का नियम है, निकटता का नियम, निर्णयता का नियम, ये इसके सिद्धांत है। अब अंतर्दृष्टि अधिगम की आवश्यकता क्या है? संपूर्ण इकाई, लक्ष्य को स्पष्ट होना, और विभेदीय सामाजिकरण की शक्ति, आकस्मिक चिंतन है, ये ना, ये सारी इसकी विशेषताएं, इसकी जरूरत है। और अंतर्दृष्टि व्यवहार में परिवर्तन है। ये तो कुछ खास नहीं है। देखो सिद्धांत के महत्वपूर्ण शब्द क्या? आकस्मिकता, समग्रता, प्रत्यक्षीकरण किसको कहते हैं, पूर्व दृष्टि किसको कहते हैं, गेट्सवानी किसको कहते हैं, शिक्षा में क्या उपयोगिता है कि आप है ना बुद्धि, कल्पना, रचनात्मकता के विकास में उपयोगी होता है सिद्धांत। और गणित तथा भौतिक शास्त्र जैसे नियमों में उपयोगी होता है सिद्धांत। समझकर सीखने पर बल देता है सिद्धांत। और वैज्ञानिक कार्यों को अवबोध पर बल देता है सिद्धांत। गैरिसन वानी के अनुसार समस्या समाधान व्यवहार पर बल देता है। और क्रोनेटो कला, संगीत व साहित्य की शिक्षा में उपयोगी होता है। और एकीकृत सिलेबस और पाठ में उपयोगी होता है। और अंतर्दृष्टि अधिगम की विशेष बात क्या है? वुडवर्थ ने कहा है, अच्छा निरीक्षण। और प्रयास और अंतर्दृष्टि सिद्धांत में अंतर क्या है? देखो प्रयास सिद्धांत यांत्रिक है, चेतन मन है, अधिगम धीरे धीरे होता है, मंद बुद्धि बच्चे, ये सब ये क्या होता है? ये हमारे उच्च बौद्धिक योग्यता है, सीखना सूझ पर है, कोहलर ने दिया है, अचेतन मन, अवबोध, ये सब। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में यहाँ तो कुछ खास है नहीं। एक व्यक्ति आ जाते हैं हमारे, एक व्यक्ति होते हैं लिंडग्रेन, ये कहते हैं कि संपर्क से स्थापित होता है। बांडुरा ने संज्ञान और प्रत्यक्ष द्वारा प्रमाणित, व्यक्ति का व्यवहार संज्ञान और प्रत्यक्ष द्वारा प्रमाणित, प्रत्यक्ष 2 भागों में बांटा है, परिणाम प्रत्यक्ष और प्रभाव उत्पादक प्रत्यक्ष, है ना, 2 भागों में बांटा। बाकी तो कुछ नहीं है यहाँ। ये वोल्टर इसके सहयोगी थे, ध्यान रखना, इसके सहयोगी कौन थे? वोल्टर। और प्रतिरूप, अवलोकन, इन सारे नामों से भी इसको जाना जाता है। इसके 4 स्टेप होते हैं: अवलोकन करना, धारण करना, पुनः प्रस्तुतिकरण करना, पुनर्बलन मिलना, ये 4 स्टेप होते हैं। बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। कि अल्बर्ट ने एक बांडुरा ने अल्बर्ट नामक एक बच्चे को प्रयोग किया था, बोर्ड को मारने वाला प्रयोग। उसके बाद सामाजिक कारक, इसको प्रयोग करने वाले सामाजिक कारकों में कुछ सहानुभूति, समानता, अवलोकन, अनुकूल, ये सब आते हैं। मनोवैज्ञानिक में रुचि वगैरह, इच्छा वगैरह सब आ जाती है। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं अपन कि अब देख लेते हैं ये तो कुछ खास उपयोगी। शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता? भाषा का निर्माण, सामाजिक कलाओं, वांछित तो अपना सुधार करना उपयोगी, व्यक्तित्व का निर्माण में, ये बंडुरा का सिद्धांत व्यक्तित्व का निर्माण बनाता, भाषा है, समाज, ये सब इसके कारक है। बाकी जेम्स लेंगे ने कुछ कोटेशन आ जाते हैं यहाँ पे, मिलर का, जैसे मिलर का है, मोर का है, और देन
अच्छा मिलर डोलर्स 2 बार कहते हैं, मिलर का है, मोर का, कुछ कोटेशन आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो अधिगम सोपान का सिद्धांत क्या है, तो इसमें संकेत आता है, उद्दीपन, श्रृंखला, शाब्दिक, बहुविधन, प्रत्यय निर्माण है और नियम है, समस्या समाधान है, ये सारी चीजें आती है। इन सब में ना कुछ कुछ गिवन है कि ये क्या होता है, संकेत क्या होता है, श्रृंखला उद्दीपन अनुक्रिया क्या है, श्रृंखला क्या है, शाब्दिक साहचर्य में क्या क्या आता है, डेविड आसुबेल ने इसकी खोज करी थी, है। और बहुविध में क्या आता है कि उद्दीपकों को चुनाव उसके अनुसार अनुक्रिया, जैसे कि बहु और अंतर, बहु विभेदन कर पाना। प्रत्यावर्तन में क्या होता है, कैलेंडर ने व्याख्या किसी वस्तु की घटना, किसी वस्तु या घटना की व्याख्या किसी वर्ग या गुण के आधार पर करना ही प्रत्यावर्तन अवधारणा कहलाता है। सिद्धांत में क्या होता है, सिद्धांतों का निर्माण करना, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सोल्व करना। क्षेत्रीय सिद्धांत क्या होता है, एक कूट लेविन का 1917 का मनोवैज्ञानिक, और कथन क्या है, व्यवहार, व्यक्ति और वातावरण का उत्पादन। जो व्यवहार होता है वो व्यक्ति तथा इसके वातावरण का उत्पाद होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक बातें यहाँ पे कूट लेविन ने मानवीय व्यवहार, अभिप्रेरणा तथा वातावरण के संबंध, अभिप्रेरणा तथा वातावरण के संबंध तो बल दिया इन्होंने। मानवीय व्यवहार इन्होंने ये बताया वातावरण, और देखो यहाँ पे क्या कहा था, वातावरण तथा व्यवहार जो व्यक्ति तथा वातावरण का उत्पाद है। हाँ, तो हमारा व्यवहार हमारा खुद का और हमारे एटमोस्फेयर का क्रॉस होता है। और लेविन का सिद्धांत में जीवन दायरा, वेक्टर, सदिश, टोपोलॉजी है, ये सारी चीजें शामिल होती है इसके लेविन के सिद्धांत में। अब इसकी विशेष बात है कि इसको सापेक्षिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। कुछ कुछ खास नहीं है पर यहाँ देखो, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत में कुछ इसको अव्यक्त अधिगम सिद्धांत किसने दिया, टोलमैन ने दिया था। अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत टोलमैन ने दिया था। इसको बहुत सारे उपनाम है, संकेत, कुछ प्रत्याशात्मक है, और संकेत संकेतन सिद्धांत है, प्रतीक अधिगम सिद्धांत है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत है, ये इसके ना बहुत सारे उपनाम है। अब यहाँ पे कुछ कुछ और बातें बताई जाती है। टोलमैन का सिद्धांत विशुद्ध व्यवहार पर आधारित है, और यह सिद्धांत स्थान अधिगम, गुप्त अधिगम और पुरस्कार प्रत्याशा पर बल देता है। ये पूछते हैं ऐसी चीजें, और सुनिश्चित लक्ष्य ही व्यवहार का नियमन करता है। ये किसने कहा, टोलमैन ने। व्यवहार पर्यावरण उद्दीपक से विपरीत होता है। उद्दीपक से विपरीत तो हर कोई कहता है। उसके अनुसार लक्ष्य में मार्ग पर ध्यान दिया जाता है, न कि अनुक्रियाओं पर। हम उन चिन्हों की सहायता लेते हैं जो अर्थ सिखाते हैं। चूहों पर बुलबुले में प्रयोग किसने किया था, तो इन्होंने किया था। टोलमैन के सिद्धांत के नवीन रूप भी कैथेक्स किसको कहते हैं, संतुलित विश्वास किसको, क्षेत्र प्रत्याशा, क्षेत्र ज्ञान विधियां किसको कहते हैं, चालक विभेदात्मक किसको कहते हैं, गाउन प्रतिमान किसको कहते हैं। तो कैथेक्स किसको कहते हैं, चालक या लक्ष्य के बीच के विकसित होने वाले धनात्मक या ऋणात्मक संबंधों को कैथेक्स कहते हैं। और संतुलन किसको कहते हैं, लक्ष्य तथा उपलक्ष्य के लक्ष्य में उपस्थित संबंधों के ज्ञान को विश्वास कहते हैं। संबंधों के ज्ञान को समतुल्य विश्वास कहते हैं। लक्ष्य तथा उपलक्ष्य में उपस्थित संबंधों के ज्ञान को समतुल्य विश्वास कहते हैं। अब क्षेत्र प्रत्यक्ष कृति से उनसे तात्पर्य चिन्ह सौर प्रत्यक्ष से, जिनसे व्यक्ति छोटे रास्तों का उपयोग करता है। क्षेत्र ज्ञान विधियां, तो ये कॉन्सेप्ट आया ना, तो इसका संबंध इनसे कौन है, अपने व्यक्ति टोलमैन से। चालक विभेदन का संबंध टोलमैन से, गाउन प्रतिमान का संबंध टोलमैन से। तो हमको सिर्फ इतना जानना है कि इसका संबंध किस विद्वान से, क्योंकि अभी थोड़ा सा थोरोली रीड करेंगे, है ना, क्योंकि हर बार हम चीजों को सब पूरा नहीं पढ़ सकते। ऐसे पढ़ेंगे तो फिर 10-15 बुक्स याद करने तो कैसे करेंगे। तो हमें अपने आप पर विश्वास रखना होता है, हमें अपने अनलिमिटेड पावर वाले माइंड पर विश्वास रखना होता है कि हमको चीजें ना बस ओवरऑल हेडिंग देखेंगे ना, ओवरऑल देखेंगे तो भी चीजें अच्छे से याद आ जाएंगी, क्योंकि पहले हमने पढ़ा हुआ इसको। तो शैक्षिक निर्धारक क्या है इसका, तो लक्ष्य परिभाषित करना, पुरस्कार, दंड है, और कुछ क्या है ये, ठीक विधियों पर बल आ जाता है, व्यक्ति शिक्षा जाती है। अधिगम का सूचना प्रक्रिया में सिद्धांत क्या है, इसमें निम्न सिद्धांत आते हैं। कौन कौन से, एक तो कुछ त्रिचरणीय सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत, दूसरा त्रिमार्गीय, दूसरा है प्रक्रिया स्तर सिद्धांत, तीसरा है मिलर का सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, चौथा है सूचना प्रक्रियाकरण का दोहरा कोडिंग सिद्धांत। ठीक है, तो ये कुछ सिद्धांत इसमें शामिल होते हैं। सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत में सूचना भंडार कहाँ होती है, ज्ञानेंद्रिय स्मृति, एक संवेदनात्मक स्मृति होती है, कार्यात्मक स्मृति जिसको लघुकालीन स्मृति कहते हैं, एक दीर्घकालीन स्मृति होती है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के मेमोरी के बारे में बताया गया यहाँ पे। उसके बाद कुछ त्रिमार्गीय अंतक्रिया में क्या होता है कि विद्यार्थी से अध्यापक को संप्रेषण होता है, फिर पुनः अध्यापक से विद्यार्थी को संप्रेषण होता है, और अध्यापक से छात्र को संप्रेषण, और छात्र से अध्यापक को संप्रेषण, और फिर से अध्यापक को छात्र को होता है ना। तो इस तरीके से आपस में एक दूसरे से संप्रेषण करते रहते हैं। और सूचना प्रक्रिया के सोपान भी होते हैं, कुछ भेजना है तो कुछ खास सोपान। यहाँ देखो, प्रक्रिया स्तर सिद्धांत में एक स्मृति केवल एक ही प्रकार की होती है, जाना जाता है, ये माना जाता है। सूचना के प्रक्रियाकरण पर बल भी दिया जाता है। मिलर का सूचना प्रक्रिया का सिद्धांत है एनकोडिंग चंकिंग है, सूचना की धारण क्षमता में वृद्धि करता है। टोटे, परीक्षण लेना व प्रयत्न करना जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। तो अगर एनकोडिंग है, टोटे है, ये सारे शब्द है तो मिलर से जोड़ने वाले, मिलर की सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत से जोड़ना है आपको। सूचना प्रक्रिया का दोहरा कोडिंग सिद्धांत, अगर कौन कौन से शब्द है तो हम इस सिद्धांत से जोड़ेंगे। पेव्यो शब्द है तो सूचना प्रक्रिया को दोहरा कोडिंग से जोड़ा, पाँव की तो 2 तो पेव्यो, क्योंकि इसके प्रतिपादक यही है। और कुछ संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक कौन कौन है, जीन पियाजे, कोहलर, कोफ्तामिक्स, वर्डमैन, कोट, लेविन, गेने और टोलमैन, ये संज्ञानवादी विद्वान है। इस वजह से निर्मितवादी क्या कहता है कि ज्ञान का निर्माण हम बच्चे खुद करते हैं। जॉन पियाजे मतलब जीन पियाजे, ब्रूनर, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये कौन कहते हैं, ब्रूनर कहते हैं। आद विनर यानी पुरुष कहता है। भाई गुड्स की, हार्वर्ड गार्डनर, ये संज्ञानवाद का उच्चतम हिस्सा है जिसमें बालक द्वारा सक्रिय मानसिक प्रवृत्ति द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है। तो केंद्रीय भाव क्या है कि बच्चा कुछ भी सीख सकता है, निर्माण कर सकता है। नवीन ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद करता है। संज्ञानवाद के निर्माणवाद के जनक कौन माने, जीन पियाजे। जबकि सामाजिक निर्माणवाद के वाइगुट्स की, समाज में बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है वाइगुट्स की, जबकि खुद से निर्माण करता है जीन पियाजे। अब देखो, निर्मितवाद में अधिगम करता कुछ विशेषताएं निर्मितवाद की क्या है, इसमें उत्पत्ति संज्ञानवाद मनोविज्ञान से इसकी उत्पत्ति, किसके, निर्मितवाद की उत्पत्ति। ये बाल केंद्रित देश में ये देखो संज्ञानवाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, निर्मितवाद। बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है ना। कहाँ तक देखना आप लोग को, 10 मिनट, बस एक पेज और देखना है। 10 मिनट हो चुकी है क्या अपने, तो बस कुछ
एक आध मिनट और फटाफट से देख लेते हैं। तो ये सारी इसकी विशेषता है किसकी, संज्ञानावाद की। और रचनावाद क्या होता है, देखो रचनावाद के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञानवाद, सामाजिक, मौलिक, ये सारे रचनावाद के प्रकार है। संज्ञानवाद में क्या आता है, रचनावाद में क्या आता है, मौलिक रचनावाद में क्या आता है, रचनावाद कुछ शिक्षण से घटक भी है। और रचनावाद अधिगम का स्वरूप कैसा होता है, अधिगम कर्ता का स्वरूप, अध्यापक का स्वरूप कैसे कैसे होता है, मतलब स्वरूप कैसे होने चाहिए। और फिर वाइगोत्स्की के बारे में जिक्र करेंगे, जेडपीटी क्या होता है, फिर मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या होता है, ढांचा निर्माण क्या होता है, ये तो अपन जानते हैं। कॉन्सेप्ट देखने इनका संबंध वाइगोत्स्की से। निमित्तवाद की उपयोगिता क्या होती है, चिंतन करने में सक्रिय, क्या सक्रिय छात्र के लिए सक्रिय उपागम है। ज्ञान निर्माण की विधियां कौन कौन सी, संप्रत्यय, समस्या समाधान, जांच, ये सब उसमें आती है, संज्ञानवाद में आती है। और आधुनिक संज्ञानवाद के सिद्धांत कौन कौन से, तो दृश्य, ये ब्रूनर का सिद्धांत इसमें आता है, संक्रिय है, प्रतिमा, सांकेतिक, बस फिनिश करते हैं। तो इस तरीके से हमने इन सिद्धांतों को बोल लिया। ब्रूनर के सिद्धांत की तीनों अवस्थाएं इसमें आती है, और फिर ब्रूनर और पियाजे में अपन कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पेज नंबर 46 तक हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे, ओके। तो अब थोड़ा सा अपन आगे देख लेते हैं कि माना तो दी, अब हमको कहाँ से कहाँ तक देखना है, अब हमको एंड तक देखना है, लगभग यहाँ तक कवर करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इन 4-5 पेज को और कवर करना है। तो देख लेते हैं इनमें क्या क्या जानकारी दी मैंने। देखो मानवतावादी सिद्धांत मैसूर ने दिया था, कोल रोजर्स ने दिया था, और इसमें 5 आवश्यकता बताई, जिससे सबसे शरीर जाता, सुरक्षा था, प्यार था, फिर समानता, फिर आत्म से दिया था। ये 5 इन्होंने इस तरह बताया था। अनुभव अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, अनुभव जन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया तो नहीं हुआ, लेकिन अपन इसमें क्या करते हैं, अधिगम में तो पहल करता है, मूल्यांकन खुद ही करता है, मतलब खुद ही सीखता है, खुद ही मूल्यांकन करता है। अधिगम स्थान में एक कॉलेज सैनिक के द्वारा कहा जाता है, पहली स्थिति में जो सीखा उसको दूसरी स्थिति में स्थानांतरित करो। और सोरेनसन ने कहा कि एक परिस्थिति से जो अर्जित ज्ञान वगैरह है उसको दूसरे परिस्थिति में ट्रांसफर करना। क्रोनकू कहते हैं कि एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान को अगले क्षेत्र में ट्रांसफर करना। और विटेकर के द्वारा एक कौशल को दूसरे कौशल विषय वस्तु पर पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है ना एक का दूसरे पर। पीटरसन स्थानांतरण सामान्यीकरण है ना, तो इस तरीके से स्थानांतरण सामान्यीकरण ना क्या है ये बताया पीटरसन, मतलब इस शब्द का इस्तेमाल करा है, स्थानांतरण सामान्यीकरण इसकी परिभाषा में। ब्लेयर ने क्या कहा, जब पहले की सीखने का ज्ञान का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के ऊपर पड़ने लगा। सकारात्मक धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है, एक पार्श्विक होता है, एक अनुलंब होता है ना, और एक अपने अनुक्रमिक हो जाता है, एक समस्तर अंतरण हो जाता है, द्विपार्श्विक। ये सकारात्मक के प्रकार है। नकारात्मक के तो कुछ प्रकार नहीं है, शून्य के शून्य कुछ 4 प्रकार, समीपवर्ती, दूरवर्ती, निम्न, उच्च, ये 4 प्रकार बताते हैं। शून्य ये क्या है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो अधिगम स्थान के सिद्धांत कौन से होते हैं, मानसिक शक्ति का प्रशिक्षण का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, समान और विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत है, आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत, अवयवादी सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत। इस सिद्धांतों के नाम देखने हम लोग। अधिगम स्थानांतरण को प्रयत्न करने कारक बहुत सारे होते हैं, शिक्षक के समान विषय वस्तु, समान शिक्षण विधियां, सीखने वाले की सामान्य बुद्धि है, सीखने वाले की इच्छा है, ये सब सारी चीजें प्रभावित करते हैं। अब देखो अधिगम स्थानांतरण की विशेषता क्या होती है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है अधिगम स्थानांतरण। सूझ और अंतर्दृष्टि का विकास होता है। इससे क्या होता है कि पहले सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर सकते हैं। अधिगम अक्षमता क्या होती है, केंद्रित तंत्र के कार्यविधि में समस्या के कारण उत्पन्न होता है और सूचित प्रबंधन के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। अधिगम अक्षमता क्या होती है, तो 1963 में सैमुअल किर्क ने शब्द का प्रयोग किया था, जैसे इसका मतलब क्या होता है, वाक, भाषा, लेखन, गणित में अगर इसमें कोई मंदता विकृति आ जाती है ना, तो मस्तिष्क की कार्य विरूपता, सर्वगात्मक व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम होता है, मतलब इनमें कोई कमी आ जाती। तो 94 में अमेरिका को एसोसिएशन उसने कहा कि अधिगम अक्षमता क्या होती है, जो इन विकृतियों में बोलने, सुनने, पढ़ने, इनमें अगर इनमें समग्र रूप में से इनके समूह में कोई कठिनाई आ जाए, या तो एकल रूप से समूह में कोई कठिनाई आ जाए, ये जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकती है, ये परिभाषा दी अमेरिका ने। और अधिगम अक्षमता का अध्ययन किसने करा, तो क्रक्शन ने करा, कूट ने करा, स्टास ने करा, कुछ ने करा, सैमुअल किर्क ने करा। इसकी विशेषता क्या होती है, स्थायी होती है। देखो स्थायी होती है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं यांत्रिक होती है, ये विकृतियों का विषम समूह भी हो सकती है। अब देखो कुछ विकृतियां कितने तरीके हो सकती है, पढ़ने में हो सकती है, लिखने में, गणित में हो सकती है, बोलने में हो सकती है, पढ़ने लिखने बोलने में और गणित में भी हो सकती है। पठन की कौन कौन सी, तो डिसलेक्सिया है, अलेक्सिया है और हाइपरलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि रुडोल्फ बर्लिन द्वारा 87 में इसको शब्द को खोजा गया था। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे ध्वनि नहीं सीख पाना, वर्णों का लोप और नाम को मान पढ़ना, इस तरीके की हस्त कौशल, राइटिंग अच्छी न होना, पेंसिल नहीं पकड़ पाना, बटन नहीं बंद कर पाना, ये सब। इसका परीक्षण कौन सा, बोर्ड टेस्ट रेडी और डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग परीक्षण, ये 2 इसके टेस्ट है। और अलेक्सिया क्या होता है, ये वाला क्या होता है, अलेक्सिया क्या होता है, इसमें आप है ना अक्षमता, पढ़ने की शक्ति का लोप, मतलब आप पढ़ नहीं पाते हो। हाइपरलेक्सिया क्या होता है, बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते हो। और लेखन की अक्षमता क्या होता है, ग्राफिया, तो ग्राफिया आ जाएगा, प्रेक्सिया आ जाएगा ना, तो डिस्ग्राफिया, अग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, ऐसे। तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि हम लिख नहीं पाते, उपचार लेखन का अभ्यास करो। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है कि हम सूक्ष्म स्थूल कामों कौशल में कठिनाई, वही लिखने में दिक्कत महसूस करते हैं। अप्रेक्सिया क्या होता है, सूक्ष्म गति कौशल, जैसे लिखना नहीं कर पाते, लिखना वगैरह नहीं कर पाते पर। और अग्राफिया में क्या होता है, वापस वही लिखना नहीं कर पाते। इसमें बालक द्वितीय भाषा के प्रति अक्षमता, यहाँ पे बोले लिखना नहीं पता, बाकी समय लिखने में दिक्कत होती है, यहाँ दूसरी भाषा नहीं बोल पाते होंगे, शायद नहीं लिख पाते होंगे, दूसरी भाषा में दिक्कत होती है। गणित में क्या होता है, गणित में एक तो कैलकुलिया हो जाएगा, और डिस्कैलकुलिया है, ग्राफिकल, देखो लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, वर्बल डिस्कैलकुलिया, मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर, बोल के नहीं कर पाते, लिख के नहीं कर पाते, और ग्राफ पेपर पे नहीं कर पाते, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो इनमें क्या होता है, मतलब चेकबुक या नगद का भुगतान से भय है, समय असंगत बताते हो आप, और चिन्ह नहीं पहचान पाना है, चेहरा नहीं पहचानना है, अंक गणितीय समस्या कर पाना, ये सब दिक्कतें होती है। और मौखिक संचार में क्या होता है, अपेजा और डिफेजा, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर फिनिश करते हैं, है ना। 6 मिनट और अच्छे से देख लेते हैं, देन
फिर अपन फिनिश करते हैं। ओके, तो बस ये पेज अपना लास्ट है, कुछ 2 पेज और अपने लास्ट है, फिर फिनिश हो जाएगा। देखो और भी बहुत सारे, अब फिर हम क्या करते हो, आप ग्रहण जो कोई बोल रहा है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, डिस्फेजिया फिर डिस्फेजिया में आप बता नहीं पाओगे उनको क्या आप सोच रहे हो। और ऑर्थोपिया, ऑर्थो यानी वर्तनी, यानी मतलब ऑर्थो यानी ऑडियो तो वर्तनी समझ, ऑडिट यानी सुनने की समझ, और विजुअल में क्या होता है दृश्य प्रत्यक्षण, और सेंसरी में क्या होता है इंद्रिय समन्वय, सेंसरी है ना, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठनात्मक, ऑटिज्म यानी अपने आप से प्यार करना, 2 अप्रैल को ऑटिज्म दिवस 3 साल तक नजर आता है बच्चे में। और डिस्थीमिया, थीमिया मतलब कि भावनात्मक, मुझे मतलब थीमिया से भावना, ध्यान को थामना, भावना है ना। और मेमो मतलब मेमोरी संबंधित, मोने मतलब कि एक हाथ पाँव, हेमी मतलब दोनों हाथ पाँव मतलब दोनों, और क्वाड्री मतलब चारों, और एक्यू मतलब अंग विच्छेद, अंग से एक्यू ध्यान रखोगे। एपी यानी मिर्गी को दौरा, एपी यानी बंदर होता है, लंगूर मतलब दोनों जानवर, ग्लूको मतलब रेटिना आंख है ना, ग्लूकोज शरीर के लिए अच्छा होता है, आंख भी शरीर का हिस्सा, मोटर लोकोमोटर में बाधा। और डिमेंशिया यानी मतलब मेंशन करना भूल गया, मेमोरी वगैरह सब आता है। हाइपोटोनिया मतलब कि मांसपेशी जुड़ा होता है, आप मस्तिष्क को ऑर्डर दे रहे हैं, मांसपेशी काम नहीं कर पा रही उसके लिए। और अवधान में क्या था एडीएचडी वगैरह। पर पठार किसको कहते हैं, रोज ने कहा कि जब आप रुक जाता है सीखना। और अधिगम पठार के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। और अधिगम वक्र किसको कहते हैं, गेट्स कहते हैं कि जब उन्नति दिखाई जाती है तो नकारात्मक होता है, यानी पहले तो आपने एकदम तेज गति शुरू करा फिर डाउन हो गया। सकारात्मक होता है डाउन से शुरू कर लेकिन तेजी जा रहे हैं, मिश्रित दोनों प्रकार का हो सकता है। सरल रेखिम के निश्चित गति से आप बढ़ते जाते हो। शून्य त्वरित वक्र, अच्छा ये अधिगम में सकारात्मक परिवर्तन का न होना, ये शून्य त्वरित होता है। अधिगम अक्षमता बहुत सारी आती है, जब घंटी में अंतर नहीं कर पाते हो, और दरवाजा फोन की घंटी में अंतर नहीं कर पाते हो, प को फ पढ़ते हो है ना, और राइटिंग बहुत खराब होती है, बैलेंस नहीं बना पाते हो शरीर का, समय नहीं बता पाते हो, पहचान नहीं पाते हो, ये सब। अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, ज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, जानते हो तो अपन। अधिगम के अन्य प्रकार वाचिक है, अधिगम के देखो और भी प्रकार है, वाचिक हो जाता है, संप्रत्यात्मक अधिगम, अधिगम 3 प्रकार का होता है, वाचिक है, संप्रत्यय है, देन कौशल है, देन परिप्रेक्षा अधिगम, ये अधिगम के अन्य प्रकार है, ध्यान रखेंगे। और अधिगम की विधियां कौन सी, करके सीखो, निरीक्षण करके सीखो, परीक्षण करके सीखो, समूह विधि द्वारा सीखना, मिश्रित विधि द्वारा सीखना, तो बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं अधिगम के। अब देखेंगे अपन अधिगम की अनुक्षेत्र कौन से होते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, ये अधिगम के एरियाज है। अब देखेंगे अपन, देखो सिर्फ है ना इसको सुनते जाओ, सुनने के बाद थोड़ा स्पष्ट लोग अच्छे से सुनते जाओ, और फिर एक बार इसको बुक को अच्छे से रीड करना है ना, एक इत्मीनान से रीड करना है, क्योंकि हम तो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ हल्का हल्की पढ़े, क्योंकि बच्चे हैं ना पहले पढ़ चुके हैं, जो बच्चे नहीं जुड़े उनको हो सकता है थोड़ा सा इशू है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ दे दूंगी, एक बार खुद से एक बार पढ़िएगा है ना, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बस अब फिनिश करते हैं, 4 मिनट हो रहे, तो अपन लास्ट पेज पढ़ना रहा आपने यहाँ तक, देख लेते हैं। देखो अधिगम शैलियां कुछ खास है नहीं, अधिगम की शैलियां ये होती है आवेश है, चिंतन शैली, मतलब आप आवेश में फटाफट से पढ़ते हो, चिंतन गहन अध्ययन करके पढ़ते हो, यहाँ गहराई से पढ़ते हो, यहाँ पे सतही पढ़ते हो। क्षेत्र निर्भर पढ़ते हो, इसमें जो हिंदी वगैरह के सब इतिहास वगैरह साहित्य वगैरह के सब्जेक्ट है ना, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं इसमें। और इसमें ना बच्चे विश्लेषण वगैरह करना नहीं जानते, इनको संश्लेषण करना आता है। और यहाँ पे क्षेत्र स्वतंत्रता गणित जैसे सब्जेक्ट हो जाते हैं है ना, जो विश्लेषण वगैरह बच्चे को इसमें विश्लेषण वगैरह करना आता है। और ये भी ठीक वैसे ही संबंधात्मक शैली में गणित जैसे सब्जेक्ट आते हैं, गणित नहीं हिंदी साहित्य जैसे सब्जेक्ट आते हैं, और विश्लेषण में वही गणित जैसे सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ वाले बच्चों को ना समग्रता से देखना आता है, चीजों को विश्लेषण करना नहीं आता, यहाँ समग्रता से देखना नहीं आता, विश्लेषण करना आता है। अब देखो यहाँ देख लो, मानचित्र संकल्पना क्या होता है कि आप माइंड मैप बनाते हो, ऐसे ये पढ़ने में अच्छा होता है ना चीजों को याद करने में, तो जोसेफ डे नोंग 1960 में दिया था, ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखोगे। मार्टिन पी ने क्या कहा, इसको शैक्षिक रूप में ध्वनि व छात्रों के लिए दिलचस्प है, कॉन्सेप्ट मानचित्र अर्थ में, मतलब मार्टिन पी का ये दिलचस्प चीज है, बच्चों को अच्छे से चीजें याद हो जाती। मैंने कुछ यहाँ देखो सर्किल करके, कुटलेवी ने आकर्षण विकर्षण कुछ बताया, टोलमैन ने गुप्त अधिगम के बारे में, सेलिगमैन ने कुत्तों पर प्रिय के ध्यान रखेंगे, ब्रूनर ने किस व्यवस्था में सीखा, जैसे प्रेसी ने कार्य में परिवर्तन या समाधान, तो कितने 1 2 3 4 5 विद्वानों के नाम आएंगे, ठीक है। आशुबेल ने 4 तरीके से सीखना बताया, कुछ खास है नहीं। और डेविड कोल्ब ने इसके अंतर्गत चक्र 4 चक्र शैलियों का उल्लेख किया है, मैं 4 चक्र व शैलियों को उल्लेख किया, तो 4 चक्र इसके अधिगम में, तो ध्यान रखेंगे 4 चरणों का जिक्र किसने कराया, तो डेविड कोल्ब। फर्स्ट बार इतना ही ध्यान रखो, बस 4 ध्यान रख जाना, कोल्ब के साथ तो वही बहुत है फर्स्ट बार। अब यहाँ उत्तम सूचना प्रसाधन यहाँ कुछ है नहीं। और SOR सोर किसने दिया, वुडवर्थ, यानी पैसे कौन चुराता है, चोर चुराता है ना, तो वुडवर्थ यानी पैसा, SOR सोर नहीं चोर। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी जान लिया, तो हमारा सेशन तो कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब थोड़ा सा अपन है ना इन सारे पेजेस को एक बार कहाँ से पढ़ा, 38 से पढ़ा ना हमने इस वाले सेशन में, तो थोड़ा सा अपन पेजेस पलटा के देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ हमने पियाजे के सिद्धांत को देखा, ये पूरा पेज पियाजे के सिद्धांत को डेडिकेटेड है, ये सूच के सिद्धांत को डेडिकेटेड है, और यहाँ पे अपने एक बांडुरा के सिद्धांत आ रहा है, ये गेने के सिद्धांत के सोपान, कूटलेविन का सिद्धांत, ये कूटलेविन का, ठीक है, ये टोलमैन का सिद्धांत है पूरा। और यहाँ सूचना प्रक्रिया का सिद्धांत के बारे में बताया गया, ये रचनावाद क्या होता है ये बताया गया, और यहाँ पे ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में बताया गया। बस तो अक्षमता के बारे में, और अधिगम का पठार, और अधिगम स्थानांतरण, और ये अधिगम अक्षमता है, वक्र और पठार, अधिगम की शैलियाँ, और कुछ आशुबेल के बारे में। तो इस तरीके से हमने
यहाँ आपने कुछ आशुबिल के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया लिया है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हल्का हल्का देखा है, इन सारे पेजेस को एक ब्रीफ रिवाइज करने की कोशिश करी। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ इससे आपको मदद मिलेगी चीज़ों को समझने में और चीज़ों को बेहतर तरीके से याद करने में। इस सेशन के बाद अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा स्पष्ट होगी। तो फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।